हेलो स्टूडेंट, गुड गुड मॉर्निंग। मैं आशा अवस्थी आज आप लोगों को कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम में सिलेक्शन ऑफ कंटेंट के विषय में बताऊंगी। सिलेक्शन ऑफ कंटेंट का ये सेकंड पार्ट है। इसके पहले हमने आपको बताया था कि सोर्सेस ऑफ कंटेंट यानी कि जो विषय वस्तु हैं उसके स्रोत क्या क्या हैं, कि जब हम विषय वस्तु का सिलेक्शन करने जाते हैं तो किन स्रोत की आवश्यकता होती है, किन स्रोतों को हम ध्यान में रखते हैं, कौन से स्रोत हो सकते हैं हमारे विषय वस्तु के चयन में सहायक हो सकते हैं। अब उसके आगे का भाग है कि प्रॉब्लम्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ कंटेंट यानी कि विषय वस्तु के चयन की समस्याएं। कि जब देखिए कि मतलब विषय वस्तु का चयन करते समय हमें किस प्रकार की समस्याएं आती हैं, उनका किस प्रकार से सामना करना पड़ता है। तो शैक्षिक जो हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको निर्धारण कर लेते हैं, तथा फिर जो हमारे पास इतना ब्रॉड एरिया में इतना विशाल भंडार है हमारे नॉलेज का, तो वो विषय वस्तु के स्रोत के रूप में उपलब्ध होते हैं। फिर जब हम मतलब विषय वस्तु का जब चयन करने चलते हैं तो भी हमारे सामने कई मतलब स्रोत भी, हमने उद्देश्य भी निर्धारण कर लिए, स्रोत भी देख लिए, फिर उसके बाद भी कई तरह की समस्याएं आती हैं, यानी कई तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिन पर पाठ्यक्रम निर्माण करते समय विचार किया जाता है कि आखिर पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज़ों को सम्मिलित किया जाए और उसका बेस क्या होना चाहिए, यानी आधार उसका क्या होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई भी नॉलेज है तो उसके जो हम चयन करने जा रहे हैं, उस नॉलेज की चीज़ों को हम जो चयन करने जा रहे हैं तो उसका बेस क्या होगा और उसकी उपयोगिता यानी यूटिलिटी क्या है। और जैसे कि वो जो हम फैक्ट निर्धारित कर रहे हैं उनको करिकुलम में शामिल करने पे वो विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होंगे कि नहीं, लाभकारी होंगे कि नहीं, हम किस प्रकार की सामग्री को प्राथमिकता दें, किस प्रकार को सामग्री को हम प्राइमरी उसमें रखें और किस प्रकार की सामग्री मतलब विषय वस्तु को सेकेंडरी उसमें रखें, वो विद्यार्थियों के लिए रुचिपूर्ण होंगी कि नहीं, उनकी इंडिविजुअल डिफरेंस के अकॉर्डिंग होंगी कि नहीं, ये सारी चीज़ें काफ़ी मायने रखती हैं। तो इसकी जो चयन की कुछ जो मतलब समस्याएं हैं, विषय वस्तु के चयन की जो सामान्य समस्याएं वो इस प्रकार हैं कि द नेचर एंड composition of the student population at present and in the immediate future, यानी जो जिन छात्रों के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जा रहा है उनकी प्रकृति यानी उनका नेचर कैसा है, किन विशिष्टताओं से युक्त है, उनका मेंटल लेवल यानी मेंटल एबिलिटी किस प्रकार की है, अभिरुचियां किस प्रकार की हैं, जो हम उसका संरचना मतलब स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, और उसमें सोशल, इकोनॉमिकल एवं एजुकेशनल लेवल क्या है, उनकी इस स्तर पर उनकी सिचुएशन कैसी है, मानी ये स्थितियाँ कैसी हैं, किस तरह का समाज है वहाँ पे इन लोगों का, ये एजुकेशनल और इकोनॉमिकल और सोशल लेवल किस तरह का है, क्या इस तरह के कंटेंट से उनके इस लेवल को प्राप्त करना सही रहेगा कि उनके लेवल से कम है या उनके लेवल से ज़्यादा है। क्योंकि पाठ्यक्रम का जो हम निर्धारण करते हैं वो 1-2 वर्ष के लिए नहीं होता है, वो कई वर्षों के लिए निर्धारित हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों मतलब पाठ्यक्रम निर्माताओं के सामने ये समस्या आती है कि किस तरह का हम करिकुलम निर्मित करें कि जो आज के लिए भी उपयोगी हो और भविष्य में कुछ मतलब भविष्य के लिए भी उसकी कुछ उपयोगिता हो। तो वर्तमान में जैसे प्रेजेंट समय में छात्र की जो छात्र हैं उनकी संख्या कितनी है, उनका नेचर कितना है, उनकी संरचना में किस तरह का परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि पहले जो शिक्षा थी या जो इस तरह का हमारा समाज था उससे अब आज का बच्चा जल्दी मैच्योर हो रहा है, तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। भविष्य में हो सकता है और इससे जल्दी मैच्योरिटी आ जाए उनमें, क्योंकि तीव्र गति से चेंज हो रहा है, नई नई चीज़ें आ गई हैं जिससे बालक पहले से ज़्यादा मैच्योर होने लगा है, सजग रहने लगा है। तो इस प्रकार से ये सारी प्रॉब्लम्स
विषय वस्तु के सिलेक्शन में आती हैं कि उनके भविष्य को भी ध्यान में रखकर हमें कंटेंट का चयन करना पड़ेगा। फिर दूसरा है नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यानी छात्रों की वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताएं। अब छात्रों की वर्तमान एवं भविष्य की क्या आवश्यकताएं हैं, ये ध्यान में रखना कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ही है कि बालक के यानी स्टूडेंट्स का व्यक्तित्व निर्मित करना, उसका सामाजिक विकास करना और राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। ये तीनों प्रकार की आवश्यकताएं क्या हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्यों में ही शारीरिक और मानसिक, भावात्मक यानी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, कल्चरल एवं कैरेक्टर एवं स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आ जाता है। और साथ ही कुछ ऐसे चीज़ों को पाठ्यक्रम में शामिल करना जिससे उन मतलब जीविकोपार्जन हो सके, यानी वोकेशनल कोर्स भी शामिल किए जाएं। तो सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक प्रगति के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की आवश्यकताओं में कई तरह के परिवर्तन आए, तो उन परिवर्तनों को भी ध्यान में रखना है। और इसके लिए कई सामाजिक विषयों के अध्ययन तथा नवीन शोध जो हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं, उनसे भी जो जानकारी प्राप्त होती है तो वो भी इसमें सहायक हो सकती है। फिर है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं। तो बालक की हमारे देश में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो स्टूडेंट्स भी ज़्यादा हैं, तो छात्रों की अत्यधिक संख्या होने के कारण उनकी छात्रों की अलग अलग अभिरुचियाँ होती हैं, अभिवृत्तियाँ होती हैं, उनकी कैपेबिलिटी अलग होती है, नीड्स अलग होती हैं। इतने सारे छात्रों की इन चीज़ों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण करना भी एक समस्या है, क्योंकि कुछ तो स्टूडेंट की संख्या कम तो है नहीं, तो इस लेवल में उनकी इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम निर्माण करना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी विषय वस्तु का सिलेक्शन करने में समस्या आती है। फिर नेक्स्ट है नीड एंड ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, यानी लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास एवं उसकी आवश्यकता। क्योंकि भारत बताया कि एक लोकतांत्रिक देश है, तो उस तरह के नागरिकों का निर्माण करना कि लोकतांत्रिकता के गुण उनमें आए, भविष्य में जो नागरिक बने तो एक अच्छे नागरिक के रूप में पहचाने जाएं और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। क्योंकि व्यक्ति के विकास से समाज का विकास होता है, समाज के विकास से राष्ट्र का विकास होता है। तो अच्छे नागरिक जब निकलेंगे तो हमारे देश में का भी विकास होगा। और ऐसे समाज में अधिकारों एवं स्वतंत्रता का सदुपयोग तभी संभव है जब व्यक्ति लोकतांत्रिक रूप से परिपूर्ण हो, उचित गुण हो उसमें लोकतांत्रिक के, तभी हमारा समाज इस प्रकार का बन सकता है। तो इस प्रकार से जब हम कंटेंट का सिलेक्शन करने चलते हैं तो उसमें भी इस प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं कि जो अलोकतांत्रिक शक्तियाँ हैं वो इसमें बाधा पहुँचाती हैं। तो इस तरह की समस्या का भी हमें सामना करना पड़ता है। नीड ऑफ ग्रेटेस्ट प्रोडक्टिविटी इफिशियंसी ऑफ एलिमिनेट पॉवर्टी, निर्धनता उन्मूलन हेतु सर्वाधिक उत्पादन क्षमता की आवश्यकता। यानी हमारा देश कहा ही जाता है कि हम जो प्राकृतिक संपदा है उसके होते हुए भी भारत एक गरीब देश है, क्योंकि हम उपलब्ध संसाधनों का ठीक से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। एक तो जनसंख्या यानी आपकी जो हमारी पॉपुलेशन है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है और सब तक उनका लाभ भी नहीं पहुंच पाता है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हमें इस तरह का करिकुलम रखना होगा कि जिससे जो भी व्यक्ति उसको प्राप्त करके निकले तो उनमें कोई ना कोई स्किल डेवलप हो, जिससे हमारे देश में उत्पादन क्षमता में अधिकतम वृद्धि हो सके। साइंस एवं टेक्नोलॉजी के विकास के साथ ही उसका सदुपयोग भी हो सके, उसका हम इन कार्यों में विकास कार्यों में प्रयोग कर सकें।
इसके लिए हमें करिकुलम में साइंस एवं टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट को उपयुक्त स्थान देना होगा। और जो हमारी अत्यधिक पॉपुलेशन है, तो ये जो हमारी एक तरह की मानव शक्ति है यानी ह्यूमन पावर है का अपार भंडार है, जिसको हम अच्छी तरीके से सदुपयोग कर सकें। तो इस तरह के मतलब विषय वस्तु का चयन करना भी पाठ्यक्रम निर्माताओं के लिए समस्याग्रस्त हो जाता है कि इस तरह का हम विषय वस्तु रखें कि ये सारी चीज़ें हमारी डेवलप हों। अब नेक्स्ट है लिमिटेशन imposed by the development and capacity of the learner at every stage। यानी प्रत्येक स्तर पर शिक्षार्थी के विकास एवं क्षमताओं से उत्पन्न सीमाएं। यानी मानव विकास का क्या एक निश्चित क्रम है कि पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, इस तरह से उसका विकास होता है कई प्रकार की। और इन एज में उसमें कई प्रकार की क्षमताओं का अलग अलग एज में विकास होता है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए कि किस एज में किस तरह की उसकी अभिरुचियाँ होंगी, कैसी इंडिविजुअल डिफरेंस होगी, कैसी कैपेबिलिटी होगी उसकी, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए भी पाठ्यक्रम का निर्माण करना ये भी एक कठिन समस्या है। अब जैसे मतलब शैक्षिक उद्देश्यों को निर्धारण तो हो गए, लेकिन उसके अकॉर्डिंग विषय वस्तु का हमने सिलेक्शन भी कर लिया, लेकिन फिर इंडिविजुअल डिफरेंस और उनकी कैपेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए उस विषय वस्तु को सिस्टमैटिक ढंग से रखना, उसको लागू करना और फिर वो उस स्तर के विद्यार्थियों के लिए हो, ये बहुत बड़ी समस्या आती है। तो प्रत्येक स्तर मतलब हर लेवल के कि किस क्लास का ये करिकुलम है या किस एज स्तर के लिए करिकुलम है, तो ये सारी समस्याएं आ जाती हैं कि बहुत बड़ी समस्याएं कि अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंस और रुचियां होते हुए हम किस तरह की विषय वस्तु रखें कि जो हर बालक के लिए उचित हो। और नेक्स्ट है लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट मैटर डिसिप्लिन्स। यानी जो विषय की प्रकृति एवं संरचना से उत्पन्न सीमाएं। यानी जो विशाल भंडार है ज्ञान का, जो विशाल भंडार है मानव के पास, उससे विषय वस्तु का चयन करना बहुत ही कठिन कार्य है। कई बार जो करिकुलम के जो निर्माण करते हैं उनके सामने ये बहुत बड़ी समस्या होती है कि इतने विशाल भंडार से हम उस विषय वस्तु को किस विषय के अंतर्गत उसको हम सम्मिलित करें, क्योंकि हर विषय की अपनी अलग अलग प्रकृति एवं संरचना है। तो उसके अंतर्गत उस मतलब उस विषय वस्तु को किस सब्जेक्ट के अंतर्गत रखें, उसकी क्या कॉन्सेप्ट है, उसकी क्या प्रकृति है, उसको समझना, उसको सीमा में एक लिमिटेशन में बांधना बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें भी पाठ्यक्रम निर्माण में समस्याएं उत्पन्न करती हैं। फिर है लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय द यूटिलिटी और द इंफॉर्मेशन इम्पार्टेड। यानी जो करिकुलम का निर्माण कर रहे हैं उनके सामने किसी विषय वस्तु यानी किसी कंटेंट के संबंध में व्यक्तियों तथा समाज में उसके प्रति पहले से प्राप्त जानकारी एवं उपयोगिता के कारण भी उससे चुनने में कभी कभी कठिनाई होती है। हो सकता है कि वो करिकुलम जो निर्माता हैं वो किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उस कंटेंट का सिलेक्शन करना चाहते हो, किंतु उस कंटेंट को अगर उन्होंने सेलेक्ट कर लिया और पाठ्यक्रम में रख दिया तो हो सकता है उससे कोई विवाद उत्पन्न हो जाए। तो इस भय से वो उपयोगी होते हुए भी वो उस कंटेंट को रखने में हिचकिचाते हैं कि हो सकता है कि ये कुछ लोगों को पसंद आए, कुछ लोगों को ना पसंद आए और फालतू में कोई एक विवाद ना खड़ा हो जाए। तो इस वजह से कोई उपयोगी जानकारी को भी हम रखने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। तो अतः पाठ्यक्रम निर्माताओं को उपयुक्त समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उनको अपनी सीमाओं में रहते हुए एक अच्छी
और उपयोगी विषय वस्तु का चयन करना पड़ता है, यानी कंटेंट का चयन करना पड़ता है। तो ये पाठ्यक्रम निर्माताओं के सामने बहुत बड़ी समस्या है। जो हमारे सामने करिकुलम आता है उसके लिए कितना मतलब प्रयास किया जाता है, कितनी छानबीन की जाती, तब वो एक हमारे सामने सिलेबस के रूप में आ पाता है। अब है क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, यानी विषय वस्तु चयन के क्या मानदंड है। तो व्हीलर ने मेन 2 टाइप के क्राइटेरिया बताए हैं। पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, यानी प्राइमरी क्राइटेरिया और दूसरा सेकेंडरी क्राइटेरिया। और जो प्राइमरी क्राइटेरिया है उसके 2 पॉइंट हैं, यानी वैलिडिटी एंड इम्पोर्टेंस। तो वैलिडिटी क्या है, मतलब वैलिडिटी का मतलब है वैधता, यानी कि जो मतलब हमने उद्देश्य बनाए हैं पाठ्यक्रम चयन के, तो जो हमारा कंटेंट है उन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हो। ये नहीं कि जो हमने जिस विषय का कंटेंट चयन किया है वो उन उद्देश्यों को प्राप्त करने की जगह अन्य उद्देश्यों को प्राप्त कर रहा है। यानी वैधता का मतलब है जो चीज़ प्राप्त करने के लिए जो भी निर्माण किया गया है या बनाया गया है वो उसी चीज़ की प्राप्ति करे, अन्य किसी और चीज़ की नहीं। तो ये है वैलिडिटी। तो वैलिडिटी को पहला स्थान दिया जाता है कि जो उद्देश्य हैं हमारे, जो करिकुलम है या कंटेंट है, वो उन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक हो। तो इसके भी 3 पॉइंट्स हैं। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू में मतलब से टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से तात्पर्य है कि कंटेंट और जो आपके एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको गहन संबंध से लिया, मतलब उनके बीच गहन संबंध है, इससे लिया जाना चाहिए। यानी वो उन्हीं चीज़ों को प्राप्त कर रही है विषय वस्तु, तभी वो वैलिड है। यानी जो हमने एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव्स रखे थे वो उन्हीं को प्राप्त कर रही है, उन्हीं उद्देश्यों को प्राप्ति में सहायक है, तभी वो वैलिड है। तो यानी वैलिडिटी का मतलब वैलिडिटी के दृष्टिकोण में संपूर्ण विषयों के साथ साथ उनके अंश भी लिए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री है तो उसका जब हम अध्ययन कराएंगे तो उसके उद्देश्य छात्रों में तथ्यों को उसी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति विकसित करेंगे जिस दृष्टि से इतिहासकार उसको देखता है। तो तब वो जो हमने सेलेक्ट किया है, मतलब विषय वस्तु का सिलेक्शन किया है, तब वो हमारा वैलिड होगा टेक्निकल दृष्टि से, यानी तब वो उपयोगी होगा। और दूसरा है अंतर वस्तु की प्रामाणिकता, यानी ऑथेंटिसिटी ऑफ कंटेंट। यानी मानव का जो ज्ञान है वो मतलब मानव के ज्ञान में क्या हो रहा है, तीव्रता से वृद्धि हो रही है, उतनी तेजी से समाज में भी परिवर्तन हो रहा है। तो ज्ञान के परिवर्तन के जो चेंज आ रहा है ज्ञान में, तो इस क्रम में केवल फैक्ट ही नहीं बल्कि उसकी जो आधारभूत संकल्पनाएं, यानी जो उनका कॉन्सेप्ट है तथा और जो प्रिंसिपल्स हैं वो इतनी जल्दी से चेंज हो रहा है कि वो मतलब निरर्थक हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। यानी जो पिछले 10 साल में उपयोगी था वो आज उपयोगी नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब इतनी जल्दी चेंज हुआ है कि तब के कंटेंट और उद्देश्य आज हम प्रासंगिक नहीं लग रहे हैं। तो इतनी जल्दी चेंज आने की वजह से तो अब इसमें भी क्या है कि वैधता यानी वैलिडिटी की दृष्टि से जो विषय वस्तु है उसको ऑथेंटिक सिद्ध करने के लिए बीच बीच में मतलब ऑथेंटिक रहे उसके लिए बीच बीच में निरीक्षण किया जाता रहे, जिससे पता चलता रहे कि ये समय उपयोगी है कि नहीं, इसमें कुछ चेंज या सुधार करने की आवश्यकता है, ये समय अनुकूल है कि नहीं है। ये चीज़ें हम जब निरीक्षण करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये उपयोगी है कि नहीं। तो ये हो गई अंतर्वस्तु की प्रामाणिकता। फिर आता है मिस्टेक मेड इन द सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, यानी अंतर्वस्तु के चयन में की जाने वाली भूलें। तो कई बार क्या होता है कि जो पाठ्यक्रम निर्माता हैं उनके द्वारा वैलिड एवं इम्पोर्टेंट
विषय वस्तु है उसकी उपेक्षा कर दी जाती है। और मतलब ये कभी ऐसा हो जाता है और उन्हें पाठ्यक्रम में स्थान नहीं मिल पाता। वो बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण होती है, लेकिन उनको पाठ्यक्रम में स्थान नहीं मिल पाता। जैसे व्यवहार विज्ञानों के क्षेत्र में ऐसा प्रायः हो जाता है। तो इस तरीके की विषय सामग्री हमारी वैलिड नहीं कहलाएगी। और कभी कभी जो हम कंटेंट का सिलेक्शन करते हैं तो बिना उद्देश्यों को ध्यान में रखे ही कर लेते हैं, तब भी हमारी मतलब ये वैलिड नहीं की जाएगी, मानी जाएगी। क्योंकि हमारे जो कंटेंट है वो वैलिड तभी कहा जाएगा कि जब वो उन उद्देश्यों की प्राप्ति करने में सहायक हो। अब दूसरा है इसका महत्व यानी इम्पोर्टेंस। तो दूसरा इसका जो क्राइटेरिया है वो इम्पोर्टेंस से संबंधित है। तो इसमें ये देखना कि जो विषय वस्तु का हम सिलेक्शन कर रहे हैं उसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है ना, और उस विषय जो कंटेंट है उससे संबंधित कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, उनको किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, उनकी लिमिटेशन क्या है और फील्ड क्या है उनकी, ये सब चीज़ें हम मतलब पाठ्यक्रम निर्माण करते समय देखना पड़ता है कि उसका महत्व क्या है। तो इस प्रकार से ये तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ही विषय वस्तु का चयन करना पड़ता है। मतलब ये इम्पोर्टेंस भी एक महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है। फिर इसके हैं सेकेंडरी ऑब्जेक्ट यानी सेकेंडरी क्राइटेरिया इसके, जिसके 4 टाइप्स हैं। पहला है नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ लर्नर यानी शिक्षार्थी की आवश्यकताएं एवं अभिरुचियां। व्हीलर का मानना है कि जिस हम विषय वस्तु का सिलेक्शन कर रहे हैं उसका जो क्राइटेरिया है वो बालक की इंडिविजुअल डिफरेंस को देखते हुए, उनकी रुचियों को देखते हुए चयन करना चाहिए। क्योंकि जो जिस लेवल के स्टूडेंट्स के लिए हम पाठ्यक्रम का चयन कर रहे हैं उस लेवल के स्टूडेंट्स की क्या रुचियां होती हैं, किस तरह की उनकी कैपेबिलिटी होती है, वो किस तरह के माध्यम से सीखना चाहते हैं। तो विषय वस्तु का सिलेक्शन इन बातों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। फिर दूसरा है यूटिलिटी यानी उपयोगिता। यानी उपयोगिता मतलब जो उपयोगिता यानी यूटिलिटी वो सभी क्राइटेरिया पर लागू किया जा सकता है, किंतु विशिष्ट तथा व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में इसकी स्थिति मतलब ज़्यादा उपयोगी है। क्योंकि वो यूटिलिटी उसकी तभी है जब वो जीवन में जाके उसको कोई कार्य कर सके, तभी उसका महत्व है। और दूसरा शिक्षण विधियों के चयन में कि वो कंटेंट कैसा है उसको इस प्रकार से रखे कि जिस लेवल का स्टूडेंट है तो उसको हम उन शिक्षण विधियों के माध्यम से पढ़ा सकें। जैसे अगर हमारा स्टूडेंट प्राइमरी लेवल का है तो हम उसको लेक्चर मेथड से नहीं पढ़ा सकते, तो कंटेंट हमें ऐसा रखना है कि उसको हम प्ले मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, इस टाइप के मेथड से हम पढ़ाने का प्रयास करें जिससे वो सीखने में रुचि लेगा। फिर नेक्स्ट है लर्निंग एबिलिटी यानी अधिगम योग्यता। तो विषय वस्तु के संबंध में जो लर्निंग एबिलिटी है वो एवं उसको लर्निंग एबिलिटी एवं डिफ़िकल्टी का स्तर एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इनमें अंतर केवल इतना है कि जो डिफ़िकल्टी लेवल है की बात जब करते हैं तो वो स्तर से संबंधित होती है, मतलब किस लेवल का है, और इसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि एक विषय वस्तु किसी कक्षा विशेष के लिए उपयुक्त है अथवा नहीं। और जबकि लर्निंग एबिलिटी है वो प्रायः इंडिविजुअल लेवल से संबंधित होती है। इसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि जो भी कंटेंट है वो उसकी उपयुक्तता शिक्षार्थी के लिए है कि नहीं, उसके इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखकर उसका निर्माण किया गया है कि नहीं। तो इस तरीके से हमें लर्निंग एबिलिटी को भी ध्यान में रखकर विषय वस्तु का चयन करना है। फिर है कंसिस्टेंसी विथ द सोशल फैक्ट्स यानी सामाजिक तथ्यों के साथ संगति।
तो जो विषय वस्तु के चयन में भी उद्देश्यों एवं अधिगम अनुभवों की तरह ही परिवेश अर्थात इन्वायरमेंट और सोशल फैक्ट्स के साथ साथ संगति यानी कंसिस्टेंसी का भी विशेष महत्व है। विषय वस्तु के चयन में इस मतलब क्राइटेरिया को भी आधार बनाया जाना चाहिए, क्योंकि सामाजिक अगर जो सोशल फैक्ट्स हैं उनके साथ अगर कंटेंट की संगति नहीं होगी तो हम अपने सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शिक्षा समाज में परिवर्तन लाती है और जो समाज में जब परिवर्तन होता है तो शिक्षा में भी परिवर्तन होता है। तो हमारे समाज के विकास के लिए होनी चाहिए, हमारी समाज की आवश्यकताओं के लिए होनी चाहिए शिक्षा, तभी एक हमारे समाज का विकास होगा और राष्ट्र का विकास होगा। तो इसलिए सामाजिक जो सोशल फैक्ट्स हैं उनके साथ जब विषय वस्तु हम तैयार करें तो जो हमारे समाज के वैल्यूज हैं, आदर्श हैं, जिस तरह सभ्यता है, संस्कृति है, उन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखकर विषय वस्तु का चयन किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये नेक्स्ट पार्ट आपका सिलेक्शन ऑफ कंटेंट का कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।